सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछली कुछ वीडियो में हमने वर्ष 2026 का हरियाणा बोर्ड का सैंपल पेपर सरल किया था। 2025 का प्री बोर्ड और वार्षिक प्रश्न पत्र हमने सरल किया था और आज हम इस वीडियो में वर्ष 2024 का वार्षिक प्रश्न पत्र जो फाइनल पेपर बोर्ड का आया था उसे हम सरल करेंगे। तो जिस किसी ने भी वर्ष 2026 का या 25 वाले वो पेपर नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हो। प्यारे बच्चों, 2026 की जो वीडियो हमने बनाई है वो बड़ी डिटेल में बनाई है। एक एक बात को अच्छे से डिस्कस किया है। प्रश्न पत्र में किस किस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाना है वो हमने वहां डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम इस वीडियो में भी डिटेल में जाते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 10वीं कक्षा का पेपर और 2024 में जो पेपर आया था वो, और ये सेट है ए। सेट बी, सी और डी के भी प्रश्न इसी प्रकार से हैं, उनका केवल सीरियल नंबर रिसफल किया है, आगे पीछे किया है। तो सबसे पहले देखते हैं अपठित अवबोधनम में अपठित गद्यांश। पहले इसको हिंदी में हम सरल करते हैं। यह जनः धार्मिकः विनीतः परोपकारी सदाचारी च भवति। जो मनुष्य धार्मिक, विनीत, परोपकारी और सदाचारी होता है सह सज्जनः कथ्यते, वह सज्जन कहा जाता है। सज्जनः परेशान उपकारम करोति। सज्जन दूसरों का उपकार करता है। परेशान दुखे दुखी भवति। परेशान दुखे दूसरों के दुखों में दुखी होता है। स यथा वदति, वह जैसा बोलता है, तथैव करोति, वैसा ही करता है। स यथा करोति तथैव वदति, और जैसा करता है वैसा ही बोलता है। अर्थात सज्जन पुरुष वही होते हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। तस्य वचने कार्ये च एकता भवति। उसके वचनों में और कार्यों में एकता होती है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, एकता होती है। स परेशान उपकारम धर्मम मन्यते, वह दूसरों का उपकार करना धर्म मानता है। स सर्वेषु दयाम करोति, वह सभी पर दया करता है। स सुखे अति हर्षम न प्राप्नोति, वह सुख में अत्यधिक हर्ष प्राप्त नहीं करता है। न च दुखे अधिकम खेदम अनुभवति, और दुख में अधिक दुख अनुभव नहीं करता है। स सदा प्रियम हितम च वचनम वदति, वह हमेशा प्रिय और हितकारी वचन वदति बोलता है। स विपत्तौ धैर्यम आश्रयते, वह विपत्ति में धैर्य का सहारा लेता है। संपत्तौ संपत्ति में विनीतः भवति, विनीत हो जाता है। यशसी रुचिम करोति, यश रुचि करता है। सभासु च, और सभाओं में मधुरम भाषणम ददाति, मधुर भाषण देता है। तस्मात् सज्जनः, इसीलिए सज्जन सदैव वंदनीय भवति, हमेशा वंदनीय होता है। अब इसके प्रश्नों को देखो। एक पदेन उत्तरम दीयताम, एक पद में आपको उत्तर देना है। परेशान उपकारम कह करोति, तो सज्जनः परेशान उपकारम करोति, यहां से आपको इसका उत्तर मिल रहा है। एक पद में उत्तर देना है तो हो जाएगा सज्जनः। अगला प्रश्न, सज्जनः विपत्तौ किम आश्रयते। तो देखिए, सज्जनः विपत्तौ धैर्यम आश्रयते, यहां इसका उत्तर है। एक पद में उत्तर देना है, उत्तर होगा धैर्यम और पूर्ण विराम। अगला, सज्जनः सदैव कीदृशः भवति, सज्जन हमेशा कैसा होता है। तो आप यहां देखें, इसका उत्तर सज्जनः सदैव वंदनीय भवति, तो उत्तर हो जाएगा एक पद में वंदनीय। ठीक है। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरम दीयताम, पूर्ण वाक्य में आप उत्तर दें, ऐसा कहा है। कह सज्जनः कथ्यते, सज्जन कौन कहा जाता है। तो यह जनः धार्मिकः विनीतः परोपकारी सदाचारी च भवति, सह सज्जनः कथ्यते। यहां तक पूरी लाइन ही इसका उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सज्जनः किम धर्मम मन्यते,
तो आप देखें पैराग्राफ में, इस लाइन में आपको उत्तर मिलेगा स परेशान उपकारम धर्मम मन्यति। तो यहां स दिया हुआ है और प्रश्न में आपसे सज्जन पूछा है, सज्जन। तो स उसका क्या है, सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, आपको उत्तर उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सज्जन परेशान उपकारम धर्मम मन्यते, इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है सज्जन कीदृशम वचनम वदति, किस प्रकार के वचन सज्जन बोलता है। इस लाइन में इसका उत्तर है स सदा प्रियम हितम च वचनम वदति, और उसी प्रकार से स के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, सज्जन। सज्जन सदा प्रियम हितम च वचनम वदति। अब सदा आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो भी ठीक है क्योंकि अवांछनीय तो नहीं है। हमेशा प्रियम हितम च वचनम वदति पूरी ही लाइन आप लिखें। अगला प्रश्न है अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम। उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। तो इसमें सारे की सारी बातें सज्जन के विषय में बताई गई हैं। तो एक तो अगर एक पद में आप उत्तर देंगे तो हो जाएगा सज्जनः। दो पदों में अगर आप उत्तर इसका लिखते हैं, शीर्षक बनाते हैं, तो हो जाएगा सज्जनस्य लक्षणानि, सज्जन के लक्षण यहाँ बताए गए हैं। प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में और दूसरा प्रथमा विभक्ति में। या सज्जन पुरुषस्य गुणाः, सज्जन पुरुष के यहाँ गुण बताए गए हैं। या सज्जनस्य गुणाः, यह भी शीर्षक हो सकता है। जो आपको सही लगे वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से ठीक होगा तो शीर्षक के आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर अशुद्धि आपने नहीं की तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में अगर आप बनाते हैं तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। उपकारम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। उपकारम इस पद का विलोम पद गद्यांश में क्या है, अपकारम। स सदा प्रियम हितम च वचनम वदति इत्यत्र वदति क्रियायाः कर्तृपदम किम। कर्तृपद आपसे पूछा है, अर्थात कर्ता पूछा है, तो कर्ता यहां है स, ग भाग। सदा परेशान दुखे दुखी भवति इत्यत्र क्रियापदम किम। अब क्रियापद आपसे पूछा है तो क्रियापद भवती है, तो उत्तर हो जाएगा ग भवति। सज्जन सदैव वंदनीय भवति इत्यत्र सज्जन पदस्य विशेषणम किम अस्ति। सज्जन का विशेषण आपसे पूछा है, तो सज्जन का विशेषण है यहाँ वंदनीय। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो पहले जो शब्द होता है वह विशेषण और बाद में होता है वह विशेष्य होता है, और यह 95% 90 से 95% यह ट्रिक काम करती है। तो एक तो यहाँ देखो ये दोनों एक साथ नहीं है, इसलिए यहाँ वो ट्रिक काम नहीं करेगी। दूसरा आपका एक पाठ भी है जननी तुल्य वत्सला, वहां भी तुल्य वत्सला जननी ऐसे करके अगर आपको दिया जाए तो पहले वाला शब्द विशेषण बाद वाला विशेष्य हो जाएगा। लेकिन जननी तुल्य वत्सला जैसे पाठ में लिखा है वैसे ही अगर आपको मिल जाए तो वहां भी एक ट्रिक काम नहीं करेगी। तो ये जो एक दो शब्द है उनको हम वैसे याद कर लेंगे, बाकी सभी में वो ट्रिक काम कर जाती है। जितने भी और पाठों के अभ्यास है वहां वो ट्रिक काम कर रही है। तो जननी तुल्य वत्सला में तुल्य वत्सला क्या है, विशेषण, और जननी विशेष्य। अगला प्रश्न, भवान वर्चस्व। आपको बताया गया है कि आप वर्चस्व हैं। विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्रम प्रति लिखितम पत्रम, मित्र को आपको पत्र लिखना है और मंजूषा में दिए गए पदों से उसे भरना है। प्रिय मित्र अंशुल सप्रेम नमः, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अहम अधुना स्वविद्यालय से वर्णों कर्तुम इच्छामि। पहले में हो जाएगा इच्छामि। मम विद्यालय से भवनम अतीव, दूसरे में हो जाएगा सुंदरम। अस्ति अस्य अपि विशालम, तो हो जाएगा क्रीड़ा प्रांगणम अपि विशालम हरितम शास्त्री। प्यारे बच्चों, आपको पेपर में हूबहू ये पत्र पेपर में मिल सकता है, हो सकता है वहां आपको दूसरे किसी शब्दों से खालिस्तान भरवाए जाएं। जैसे अत्र कुशलम तत्रास्तु, कुशलम को उठा के यहाँ मंजूषा में रख दिया जाए और कहा जाए कि इसे आप भरो। तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, हो सकता है कहीं यही आपके प्रश्न पत्र में न आ जाए। आगे देखो, तो 3 तक हो गया था। नंबर 4 में सर्वे शिक्षका, नंबर 4 में हो जाएगा शिक्षका। तो पहले में इच्छामि, दूसरे में सुंदरम, तीसरे में क्रीड़ा प्रांगणम और चौथे में शिक्षका।
अब आपसे एक चित्र साझा किया गया है, कुछ वाक्य आपसे दिए गए हैं, उनमें खाली स्थान है, मंजूषा की सहायता से आपको ये भरने हैं। तो पहला है इदम चित्रम अस्ति। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, ये जंतुशाला का चित्र है, तो पहले में हो जाएगा जंतुशालाया। पहला क्या है? जंतुशालाया। दूसरा पंजरेषु वर्तन्ते, तो यहां क्या होगा? यहां हो जाएगा जंतवः। पिंजरों में कौन है? जंतु हैं। तीसरा है जंतून दृष्ट्वा प्रसीदन्ति, तो यहां हो जाएगा बालाः। जंतुओं को देखकर कौन प्रसन्न है? बच्चे। और अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी नृत्यति, हमारा राष्ट्रीय पक्षी नाचता है, तो ये मयूर है, यहां आएगा नंबर 4 में। बच्चों देखो, चित्र को ध्यान से देखो, मुझे तो कहीं मोर नाचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, तो राष्ट्रीय पक्षी के आधार पर ही हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि मोर के बारे में ही कहा गया होगा। लेकिन वैसे नाचता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप ध्यान से देखो, हो सकता है आपको दिखाई दे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, पठित अवबोधनम। ये एक गद्यांश और एक श्लोक आपसे सप्रसंग व्याख्या के लिए कहा जाता है, तो ये आप कर लेंगे, पाठों के आधारित ये प्रश्न, और सूक्ति वाला प्रश्न भी आप कर लेंगे। अथवा में जो है मंजूषागत पदई अन्वय करने को जो कहा जाता है, ये हम करते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पितास्य किम तपस्तेपि इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। ये आपसे श्लोक दिया है, अन्वय आपको दिया है, मंजूषा दी है, आपको भरने खाली स्थान। पहले में हो जाएगा पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम, दूसरे में हो जाएगा अस्य पिता किम तपः, तीसरे में हो जाएगा, और इत्युक्ति ही तत्कृतज्ञता, नंबर 4 में हो जाएगा कृतज्ञता। अब प्रश्न नंबर 6, गद्यांश से आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। दैव गति कीदृशी अस्ति। दैव गति विचित्रा, यहां दिया है विचित्रा दैव गति। पूर्ण वाक्य में आप उत्तर लिखेंगे दैव गति ही विचित्रा अस्ति, और फिर पूर्ण विराम। चौरः कुत्र प्रविष्टः, तो यहां आप उत्तर देखें इसका, चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। चौरः किम आदाय पलायितः। चौरः मंजूषाम आदाय पलायित। तत्र निहिताम, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एकाम को आप लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, चौरः एकाम मंजूषाम आदाय पलायित। निहिताम और तत्र ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, पादध्वनिना कः प्रबुद्धः। पैरों की आवाज से कौन उठ गया था? तो पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक श्लोक दे दिया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। मनुष्याणाम महान रिपुः किम अस्ति। तो जैसे प्रश्न पूछा है वैसे ही आप उत्तर देंगे। मनुष्याणाम महान रिपुः, आलस्यम, किम के स्थान पर आलस्यम लिखेंगे, अस्ति और फिर पूर्ण विराम। उद्यम समः कः नास्ति। श्लोक में देखें, उद्यम समो बंधुः, क्या उत्तर बनेगा? उद्यम समः बंधुः नास्ति, और फिर पूर्ण विराम। मनुष्यः किम कृत्वा नावसीदति। तो श्लोक में आपने पढ़ा है कि मनुष्यः उद्यमम कृत्वा नावसीदति, और पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण करने का, तो वने के स्थान पर हो जाएगा पुत्र। प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, डिटेल में चैनल पर वीडियो है, आप उसे देख लें और अच्छे से सीख लें। और एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें सभी पाठों के प्रश्न निर्माण एक जगह संकलित करके दिए गए हैं, तो वह वीडियो भी आप देखें। बंकिम चंद्र कह, धेनु नाम, इसके स्थान पर हो जाएगा कासाम। अब आप कहेंगे कासाम क्यों हुआ, केशाम भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब उस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझोगे कि जिस वचन में, जिस लिंग में, जिस विभक्ति में आपसे प्रश्न पूछा गया उसी में आपको उत्तर देना होता है। तो ये धेनु जो शब्द है
वह स्त्रीलिंग शब्द है तो हो जाएगा कासाम। भूकंप कारणम, इसके स्थान पर होगा किम। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक याद करके लिखना, या आप लिख देंगे। अगला प्रश्न संधि से, समास से, कारक से, इसकी भी वीडियो है चैनल पर, आराम से उसको देख सकते हो और कर सकते हो। परिभाषा आपको हिंदी में लिखनी है, उदाहरण आपको संस्कृत में लिखना है। अब ये देखते हैं। पहला है राम शब्द से चतुर्थी एक वचने। तो राम शब्द से चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है? रामाय। मुनि शब्द से तृतीया बहुवचने। तो तृतीया बहुवचन में मुनि से बनेगा मुनि भी। मुनि भी विसर्ग लगाएंगे। पितृ शब्द से द्वितीय एक वचनम, तो इससे बनेगा पितरम। भागवत शब्द से षष्ठी द्विवचन, तो षष्ठी में बनता है भगवतः भगवतोः और भगवताम, ऐसे रूप बनते हैं भगवतोः। नदी शब्द से द्वितीय बहुवचनम। नदी शब्द से द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनता है? नदी और विसर्ग नदी ही। प्रथमा में विसर्ग नहीं आते हैं, केवल दीर्घ ई नदी जो शब्द है वैसे ही रहता है, और द्वितीय बहुवचन में विसर्ग लग जाते हैं। किम शब्द से प्रथमा एक वचनम, किम शब्द से, और नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में किम प्रथमा एक वचन बनता है किम। किम के कानी, किम के कानी, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। भू धातु से लिट लकार कैसे बनता है? भविष्यति। भविष्यति। हस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो हस धातु से हस्तु हस्ताम हसंतु, हस हस्तम हसत, हसानी हसाव हसाम, ऐसे रूप बनेंगे। गम धातु से विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष में क्या बनता है? गच्छेह गच्छेतम, तो बनेगा गच्छेतम। हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो हन से हंति हतः घनंती, ऐसे रूप बनते हैं। हंति आधा न है ये, हंति हतः घनंती, ऐसे रूप चलते हैं। याच धातु आत्मनेपदी है, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा याचिष्यध्वे। याचिष्यध्वे, ठीक है। और सेव धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, ये बनेगा सेवा वहाई। यहां लिख देता हूं सेवा वहाई, ठीक है। अगला प्रश्न है उपपद विभक्ति का। तो कुछ उपपद विभक्ति से संबंधित जो शब्द होते हैं उनके आधार पर विभक्ति डिसाइड होती है। तो यहां आप देखोगे तो बही शब्द है, तो बही के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो हो जाएगा गृहात। आश्रयम प्रायच्छत, तो देने के योग में दा धातु या उससे अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, तो हो जाएगा अतिथये। अगले में है प्रति शब्द, तो प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो आएगा न्यायाधिकरणम प्रति। आगे है विना शब्द, विना के योग में द्वितीय और पंचमी तो होती ही है, और विकल्प से तृतीया भी होती है, तो द्वितीया तृतीया और पंचमी तीनों ही हो जाती हैं। तो यहां आप देखो द्वितीया जलम है, और जलस्य षष्ठी में बनता है, तो जलस्य नहीं होगा जलम। तस्मै श्रीमते नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो हो जाएगा गुरवे नमः। अगला प्रश्न है अव्यपदम चित्वा लिख्यताम, अव्यपद आपको भरने हैं। इदानीं वायुमंडलम भृशम यत्र हरितिमा तत्र, क्योंकि यत्र के साथ तत्र का जोड़ा बनता है, जैसे यथा और तथा का जोड़ा होता है। अगर यत्र यहां आया है तो यहां अपने आप तत्र आएगा, कुत्र नहीं आएगा। अस्मिन प्रदूषणे श्वास रोगा जायन्ते, तो इसका हो जाएगा एव। अस्मिन प्रदूषणे एव श्वास रोगा जायन्ते। अगला है उपसर्गान चित्वा लिख्यताम, उपसर्ग बताएं। तो यहाँ प्रविशति में प्र उपसर्ग है, अनुगच्छति में अनु उपसर्ग है, और सुभाषितानी में तु उपसर्ग है। अगला प्रश्न
प्रदत्त विकल्पेशु उत्तरम चित्वा लिख्यताम। ये एमसीक्यू वाला प्रश्न है। 16 प्रश्न यहाँ है, लेकिन अब 17 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। द्वौ धन अपि संधि पदम, इसका हो जाएगा द्वापि, और ये संधि कौन सी है? संधि है स्वर संधि का भेद, अयादि संधि। यदुक्तम, इसका विच्छेद आपसे पूछा है। यत धन उक्तम, यह हो जाएगा, कुछ हेल्प बुक में आपको यद धन उक्तम भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मूल जो शब्द है वो यत है। यत धन उक्तम, तय को दय होता है, जलाम जसो अंत्य आदि जो कार्य होते हैं वो आपके लेवल की बात नहीं है, आप केवल इतना समझें यत धन उक्तम, ये इसका सही उत्तर है। मलेन सह, इसका समस्त पद आपसे पूछा है तो हो जाएगा सैमलम, और अगर आपसे समास भी पूछ ले तो समास में इसमें है अव्ययी भाव। वाक पटुहु, विग्रह आपसे पूछा है तो विग्रह होगा वाची पटुहु, और समास अगर इसमें पूछे तो तत् पुरुषः, विसर्ग लगाना, तत् पुरुषः। पुत्रः इत्यस्य पर्याय पदम नास्ति, नहीं है, ऐसा कहा है तो तनय पर्याय होता है। सूनुः में का अर्थ भी पुत्र होता है, सुतः भी पुत्र होता है, जनक का अर्थ पिता होता है, तो यह नहीं है। चित्तम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, चित्त का पर्याय पद आपसे पूछा है तो मानसम, हाँ यही उत्तर सही है। नयनम तो आंखों के लिए आता है, चरणम पैरों के लिए आता है, सिरह मतलब सिर। सुलभ इत्यस्य विलोम पदम, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। अगला प्रथमः इत्यस्य विलोम पदम, अब यहां भी आप ध्यान देना बच्चों, अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और प्रथम का कुछ हेल्प बुक है वो द्वितीय लिखती है, कुछ अंतः लिखती है, लेकिन दोनों ही गलत हैं। प्रथम का विलोम पद होगा अंतिम है, पहला और आखिरी, प्रथम का अंतिम। अंतः नहीं होगा, अंत हो सकता है प्रारंभ का, प्रारंभ का अंत हो जाएगा, लेकिन प्रथम का अंतिम, और द्वितीय भी नहीं होगा, ठीक है ना, प्रथम का द्वितीय, ये भी नहीं। हन धन कत के योग करने से क्या बनेगा? हन धन कत कतः बनता है। हतवान किससे बनता है? हन धातु से, जब कतवतु प्रत्यय लगता है, कतवतु, तो हतवान बनता है। गंतुम, यहां प्रत्यय आपसे पूछा है तो गंतुम में प्रत्यय है तुमुन, और ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी शब्द में अंत में तुम शेष बचा हुआ हो, ये जहां यहां देखो गंतुम में तुम शेष बचा हुआ है, तो जब तुम शेष बचा हुआ होता है तो वहां तुमुन प्रत्यय होता है। एकोन षष्ठी संख्या पदम भवती, आपसे पूछा है एकोन षष्ठी को संख्या पद में कैसे लिखेंगे, तो षष्ठी, षष्ठी से एक कम, एकोन षष्ठी 59। 45 के लिए संस्कृत पद वो क्या है? पंच चत्वारिंशत। चतुः पंचाशत, ये भी नहीं, पंच पंचाशत 55 हो जाता है, चतुश्चत्वारिंशत ये 44 हो जाता है। हृदयग्राही स्पर्श अत्र विशेष्य पदम किम, प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो इस प्रश्न को आप, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदयग्राही स्पर्श समरूप कुटुंब वृत्तांत, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विशेष्य पद और विशेषण दोनों ही इसके आप देखो, हो सकता है आपकी परीक्षा में विशेष्य पद ना पूछ के विशेषण पूछ लिया जाए। तो हृदयग्राही यहाँ विशेषण है, स्पर्श यहाँ विशेष्य है, वो ट्रिक यहाँ काम कर रही है। समरूप यहाँ विशेषण है और कुटुंब वृत्तांत यहाँ विशेष्य है। आगे देखो, घटिका समय, घड़ी को देखकर आपको समय बताना है, संख्या नीचे दी गई है वो आप देखें, घड़ी में देखें कितने बजे हुए हैं? 9 बजे हुए हैं। वर्चस्व रात्रौ नव, देखो आप कहाँ हैं? नव, नववादने चेते। आपने 2025 का पेपर देखा होगा तो उसमें दोनों ही घड़ी के प्रश्नों में पहले हिंदी में दे दिया 9 9 ऐसे, तो बहुत से बच्चे हिंदी में उसका आंसर लगा देंगे, लेकिन आपको याद रखना है हिंदी में उत्तर नहीं देना, संस्कृत में, संस्कृत में होगा 9। अगला है घटिका समय संस्कृत पदेन, वही है स्वस्ति प्रातः खालिस्तान वादने उत्तिष्ठति, और आप देखो घड़ी में कितने बजे हुए हैं? 5, 5 के लिए संस्कृत पंच, तो पंच वादने
उत्तिष्ठति। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो से वर्ष 2024 का वार्षिक प्रश्न पत्र हल कर लिया है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो आपको कैसी लगी है यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं 2023 के वार्षिक प्रश्न पत्र की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।